चाहे कब करे टेक ऑफ जेट मेरा प्राइवेट स्टोरियां डालने लग रही हो रखी है तू एक्साइटेड। मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट जो होता है अल्टरनेटिंग करंट, उसके मेथड हैं दो। मतलब तुम दो मेथड से निकाल सकते हो कि उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी। लेकिन एक बात तुम याद रखना कि जब तुम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हो तो तुम्हें कुछ चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। तीन चीज़ें हैं। एक एम्पलीट्यूड, अगर तुम्हें एम्पलीट्यूड समझ में आ जाता, मतलब पीक वैल्यू समझ में आ जाती, तो फिर समझते हो कि आखिरकार एवरेज वैल्यू क्या है, आखिरकार एवरेज वैल्यू कौन सी बला है। अगर तुम एवरेज वैल्यू समझ जाते तो फिर तुम्हें दिक्कत आती आरएमएस वैल्यू में कि आखिरकार आरएमएस वैल्यू है क्या। तो मैं कहूँगा कि इन सब टॉपिक को हम लोग बहुत प्यार से अच्छे तरीके से समझेंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो देखो, एक चीज़ हम क्या जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, कन्फर्म। या फिर हम कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आखिरकार अगर किसी ने पिछले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा हो कि जो कहानी आती है थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर से, कि जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है तो वो ईएमएफ इंड्यूस्ड करती है, तो उस ईएमएफ की इंड्यूस्ड की वैल्यू होती है ए और करंट की वैल्यू होती है ए। तो अगर हम और गहराई से इसको देखते हैं तो देखो, इसका फॉर्मूला होता था ए एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, कन्फर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। देखो, आखिरकार हम जानते हैं कि इसका ग्राफ बेसिकली बनता है साइन वाला। देखो इस तरीके से, अगर तुम चाहो तो इस चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जिसको इस तरीके से भी लिखते हो कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। अब समझते हैं कि आखिरकार ये थीटा क्या है, ओमेगा क्या है क्या नहीं है। देखो, ये बेसिकली थीटा होता है ना, ये थीटा होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द एरिया। ये देखो, ये जैसे मान लो तुम्हारा एक कॉइल थी, एक कॉइल में से मान लो ये कॉइल रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसके अंदर करंट हो रहा है, तो ये जो नॉर्मल होता है ये होता है। जैसे अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और ये कॉइल रखी इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों में एंगल कितना है, इन दोनों में एंगल है 90 डिग्री। अगर मान लो कॉइल इस तरीके से रखी और मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में, तो समझ लो कॉइल की एंगल कितना है, कॉइल का एंगल है 0 डिग्री। तो इतनी बेसिक से हम लोगों ने बात जान ली है कि इस नॉर्मल में एरिया एंगल होता है। देखो, आखिरकार एक ग्राफ बनता कैसा है। ये जो ग्राफ की स्टार्टिंग होती है वो इनिशियल पॉइंट से होती है। अब देखो कहानी आगे की सुनो। आखिरकार ये जो साइन का ग्राफ पता है कैसे बनता है, मैं समझाता हूँ। वो देखो, ये बनता है कि आखिरकार एक कॉइल इनिशियली कैसी रखी थी। जैसे मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में। अगर एक कॉइल रखी इस तरीके से, देखो, तो अभी थीटा की वैल्यू क्या है, अभी थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ये जब कॉइल इस तरीके से ऐसे रोटेट करी, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करी, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इतना चीज़ याद रखना कि मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो साइन की होती है 90 डिग्री पे। देखो, जो तुम यहाँ 0 से लेकर 90 पे आए हो ना, तो ये कर्व कुछ इस तरीके से बन गया होगा। ये है 0 एंगल और ये है जिसे बोलते हैं π/2 या फिर इसी को बोलते हैं 90 डिग्री। अब देखो, कॉइल इस तरीके से रोटेट हुई, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और कॉइल इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में है। थीटा की वैल्यू 180 और साइन 180 पे क्या होता है, साइन 180 पे की वैल्यू हो जाती है 0। देखो, ये रही 0 फिर हो गई है। तो यहाँ कितना एंगल हो, यहाँ बोलते हैं पाई या फिर इसी को समझ सकते हैं 180। फिर देखो, अभी देखो हम लोग बेसिकली से पॉजिटिवली घूम रहे थे ऊपर। अभी देखो हम जैसे ऊपर घूमे, अब जैसे हम देखो नीचे जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये कर्व नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब है कि साइन के पास दो ऐसे कर्व होते हैं, एक इसको बोलते हैं पॉजिटिव और इसको बोलते हैं नेगेटिव। ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड।
समझे कि नहीं समझे? तो ये तो रही बेसिक बात। देखो आखिरकार ये ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है कि आखिरकार एक कॉइल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, या फिर बोल सकते हैं कि जो तुम्हें ग्रीन पॉइंट दिख रहा है ये किस फ्रीक्वेंसी से एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये इसकी ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, इस तरीके से मूव कर रहा है। ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t। ये तो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब होता है कि इसको दोबारा इसी पोजीशन आने में कितना टाइम लगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। समझे कि नहीं समझे? वही सब सिंपल सी बात है। यहाँ से लेके यहाँ तक का t/2 बोलते हैं टाइम पीरियड का हाफ पीरियड, यहाँ से लेके यहाँ तक का फुल टाइम पीरियड होता है। अब देखो जैसे अगर हम बात करते हैं डीसी करंट की, तो डीसी करंट में क्या होता है, एक सिंपल सी लाइन होती है कि नहीं होती है? इस सिंपल सी लाइन में पता रहता है कि आखिरकार इसकी मतलब इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, मतलब एवरेज मतलब कितना एवरेज करंट हो रहा है। जैसे देखो मान लो 10 एम्पियर लिखा है, तो इसका मतलब है कि सर्किट में 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है। जैसे हम बना लेते हैं इस तरीके से सर्किट, ए रहा और ए रही डीसी की सप्लाई, तो हम बोल देंगे कि इसके अंदर 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि तुम 4 दोस्त हो, एक के पास 40 रुपये हैं, एक के पास 30 रुपये हैं, एक के पास 50 रुपये हैं और एक के पास 40 रुपये हैं। तो अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर हम इन सब पैसों को जोड़ दें तो आखिरकार हर किसी को कितना इक्वली पैसा डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो हमने पैसे इकट्ठे किए और सबको इक्वली डिवाइड करना चाहते, उसी को एवरेज बोलते हैं। तुम बेसिकली क्या करोगे, 40, 30, 50 और 40/4। तो इसको जब जोड़ोगे तो 90, 120, 160/4। तो इसका मतलब है कि अगर हम 40 रुपये बांटते तो हर फ्रेंड को 40 बराबर रुपये बढ़ जाएंगे। ऐसी बात यहाँ आती है कि देखो ये जो वैल्यू है ये है इंस्टेंटेनियस, ये जो करंट देता है वैल्यू देता है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि देखो यहाँ हम मान के चलते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक है इसका 15 एम्पियर, मतलब मैक्सिमम की जाती है 15 एम्पियर तक, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ कुछ मान लो 1 एम्पियर गई होगी, यहाँ 2 होगी, यहाँ 3 होगी, 4, 5, 6, 7 मतलब यहाँ तक 15 गई होगी। मतलब हर पल पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो आखिरकार तुम्हारे दिमाग में भी क्वेश्चन आया होगा कि आखिरकार इस करंट की एवरेज वैल्यू क्या होगी। समझे कि नहीं समझे? देखो मैं कह रहा हूँ कि इसके 2 तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीके समझाऊंगा। अभी जस्ट समझ रहा हूँ जो आपको एग्जाम में आसान तरीके से कर सकते हो। एक तरीका होगा बिल्कुल प्रैक्टिकली। तो देखो हमने क्या देखा कि हर पल देखो इसकी इंस्टेंट मतलब वैल्यू अलग अलग हो रही है, और यहाँ वही चीज़ देखो नेगेटिव में आती जा रही है कि अगर मान लो यहाँ -1 होगा, -2 होगा, -3, -15 ऐसे पूरा होता जाएगा। देखो यहाँ अगर 1 है तो इसका जस्ट ऐसे सामने लाइन खींचोगे तो यहाँ भी 1 ही हो जाएगा। यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी देखना इस पॉइंट पे भी 2 होगी। इसका मतलब ये है। तो आखिरकार हम इसकी एवरेज कैसे निकालते हैं? देखो हम क्या जानते हैं कि आई एवरेज इस इक्वल टू, बेसिकली यहाँ तो हमारे पास 4 नंबर थे तो हमने आसान तरीके से जोड़ लिए, लेकिन ये बेसिकली जो करंट की वैल्यू है ये है इन्फिनाइट करंट, इन्फिनाइट वैल्यू है, क्योंकि हर टाइम पे करंट की वैल्यू अलग अलग है। तो आखिरकार तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा होगा कि आखिरकार किसी भी इन्फिनाइट नंबर को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन। समझे कि नहीं समझे? तो बेसिकली आखिरकार ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में इसलिए आता है कि आखिरकार हम एवरेज वैल्यू इसलिए निकालते हैं कि आखिरकार जब एक साइकिल चली होगी तो उसमें करंट कितना फ्लो हुआ होगा। जैसे देखो, जैसे मान लो कि एसी करंट है तो इसका मान लेते हैं, हमने मान लिया है कि इसका है 2 ओम। समझे कि नहीं? ये है 20 वोल्ट की बैटरी। तो आखिरकार तुम्हें पता लग रहा है कि आखिरकार अगर हम निकालना चाहें कि टाइम की वैल्यू 5 तो हम निकाल सकते हैं कि आखिरकार 5 सेकंड में कितना करंट फ्लो हुआ होगा इस बैटरी से। तो देखो Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। आई की वैल्यू कितनी है 10, इसकी वैल्यू 5, तो इसका मतलब है 50 कूलम चार्ज फ्लो हुआ होगा।
तो आखिरकार तुम्हारे दिमाग में भी क्वेश्चन आया होगा कि आखिरकार एक कंप्लीट साइकिल में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा। जैसे मान लो कि हमने यहाँ डिटेक्टर लगा दिया, क्या लगा दिया, हमने लगा दिया यहाँ डिटेक्टर। तो डिटेक्टर बताएगा कि आखिरकार एक साइकिल में कितना करंट इस डिटेक्टर को पास किया। जैसे मान लो यहाँ हमने डिटेक्टर लगाया था, तो हमने पता, जैसे मान लो हमने क्या किया कि हमने यहाँ डिटेक्टर लगा दिया, तो हमने देख लिया ना कि यहाँ से 5 सेकंड के अंदर कितना करंट फ्लो हुआ। ऐसी कहानी इसकी भी निकालना चाहते थे। तो देखो, तो हमने क्या देखा कि आई एवरेज डी टी अपॉन टाइम पीरियड। देखो, अब एक चीज़ याद रखना कि मान लो तुम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, एक में मिल रहे हैं तुम्हें 1 नंबर, एक में मिलता है तुम्हें 4 नंबर, एक में मिलता है तुम्हें 5 नंबर, एक में मिलती है 2 नंबर और एक में मिलता है 0 नंबर, मतलब एक से इतने नंबर मिले। और फिर छठवें क्वेश्चन में मिला तुम्हें -1, 7 में मिला -4, -5, -2 और 0। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें ओवरऑल इसका एवरेज नंबर कितना मिला, तुम इनको जोड़ोगे तो इसका आंसर आएगा 0। ऐसी कहानी इसकी भी है कि अगर जितनी देखो ये पॉजिटिव है उतना ही देखो नेगेटिव है, तो इस पॉजिटिव का इस नेगेटिव का आंसर 0 आने वाला है। तो इसका मतलब है कि हम कंप्लीट साइकिल की हेल्प से तो हम एवरेज करंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। समझे कहीं समझे? तो ये कभी कभार MCQ में क्वेश्चन भी आ जाता है कहीं कहीं कि आखिरकार कंप्लीट साइकिल में AC अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज करंट की वैल्यू क्या होती है, उसका आंसर होता है 0। तो देखो, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हमारे पास AC का मान लो ये बल्ब लगाया, ये हमने AC की सप्लाई दी। इसका मतलब ये है कि एक साइकिल में, मतलब अगर पॉजिटिव साइकिल में करंट यहाँ गया, मतलब चार्ज यहाँ गए, तो दूसरी साइकिल में चार्ज यहाँ लौट आए, तो ओवरऑल कितना हुआ, 0 आंसर आ गया इसका मतलब। तो समझे कि नहीं समझे? तो बेसिकली आखिरकार हमें इस समस्या को दूर करने के लिए RMS वैल्यू आती, घबराओ नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, इसलिए हम निकालते हैं हाफ साइकिल की। क्योंकि हाफ साइकिल की क्यों निकालते हैं? क्यों कंप्लीट साइकिल में एवरेज करंट की वैल्यू 0 आती है और उसको निकालने का हमारा कोई सेंस नहीं बनता है। देखो, तो हम क्या करेंगे, T/2 टाइम में 0 से लेके T2 टाइम तक। आखिरकार तुम कहाँ से लेके करंट तक वैल्यू निकालो, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो देखो, आई एवरेज, देखो घबराओ नहीं, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया मैं जस्ट इसके बाद प्रैक्टिकली बताऊंगा, उसमें हर एक चीज़ तुम्हें इसका भी हर चीज़ का मतलब समझ में आएगा। देखो, हमने क्या किया, इसकी वैल्यू रखो, तो I0 sin ω/t dt इंटीग्रेशन 0 से लेके T/2 अपॉन T/½ कन्फर्म। अब देखो आगे की कहानी सुनो। आगे की कहानी सुनो कि जो चीज़ कांस्टेंट होती है ना, इंटीग्रेशन होता है ना, डिफरेंशिएशन होता है। और एक चीज़ जान लो जो बायो वाले हैं कि sin 2θ अगर लिखा है और dθ कर रहे हो तो इसका आंसर आता है -cos 2θ/2, जो इसके बगल में है वो यहाँ आ जाता है। तो ऐसी कहानी यहाँ होती है कि I0 0 से लेके T/2 इसका इंटीग्रेशन करोगे, चलो यहाँ लिख देते हैं sin ω/t dt 2/t। देखो, अब हम इसका इंटीग्रेशन करके लाते हैं तो इसका आंसर आता है क्या, इसका आंसर आता है -cos ω/t 0 से लेके T/2। अब एक बात और क्या जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t। तो इसके अंदर ये वैल्यू पुट करो, तो 2I0/t माइनस को बाहर ले लो, cos 2π/t इंटू टी। अब कोई कहेगा कि इसको आपने क्यों चेंज किया, क्योंकि देखो हम कुछ ना कुछ टाइम के हिसाब से ला रहे थे, 0 से लेके T/2 2I0/t अपॉन, देखो पहले अपर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट रखो, cos 2πt इंटू इसकी जगह रखना है T/2, फिर 0 रखोगे तो आ जाएगी cos
0। तो इसको जब तुम सॉल्व करके लाओगे तो आंसर आएगा 2i0 माइनस बाहर है t, देखो इससे गया और cos पाई मतलब cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो -1 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसका तुम्हारे पास आंसर ये आता है। अब देखो थोड़ी सी इसमें बात याद रखनी है कि हम लोग यहाँ ओमेगा लिखना भूल गए थे, तो यहाँ ओमेगा लिख लो, यहाँ ओमेगा लिख लो और यहाँ भी ओमेगा लिख लो और तुम यहाँ भी ओमेगा लिख लो। तो बेसिकली इसका आंसर तुम्हें देखने को मिल रहा है 4i0 अपॉन ओमेगा टी। तो क्या करो, इस ओमेगा की वैल्यू चेंज करो 2 अपॉन टी पर, तो आंसर आया 4i0 अपॉन 2 अपॉन टी इंटू टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 2i0 अपॉन ओमेगा। तो इसका मतलब ये है कि आई एवरेज इज इक्वल टू ए पाई होगा 2 अपॉन i0। इसी को जब 2 अपॉन पाई को सॉल्व कर दो तो 0.637 आता आंसर, तो आंसर आएगा 0.637 i0। तो इसका मतलब है कि जो एवरेज करंट आ रहा है उसकी वैल्यू होगी 0.637 i0। समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई एसी का ग्राफ इस तरीके से है, ऐसा मान लो, तो इस तरीके से एक ग्राफ है और हम मान के चलते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड है कितना, 10 एम्पियर, तो एवरेज करंट की वैल्यू होगी 6.37। कितनी होगी? 6.37, जो कि कुछ इस तरीके से गुजर के जाएगी। समझे कि नहीं समझे? ये रही एवरेज करंट की वैल्यू। ये तो रहा सिंपल सा वो जो तुम स्कूल में आसान तरीके से कर सकते हो, लेकिन आखिरकार इसकी रियल मीनिंग क्या है वो अगर समझना है तो आगे देखो, वरना इतने में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इतना ही, मतलब जिसे बहुत शौक होता है ना फिजिक्स पढ़ने का, नहीं यार जब तक फील नहीं होगा तब तक पढ़ेंगे, तब तक सब टॉपिक समझेंगे, तो अब वो कहानी वहाँ से शुरू होने वाली है कि अगर रियल में तुम्हें चाहिए आखिरकार इसका रियल मतलब क्या है, तो जस्ट आगे देखो। अब देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ तक वही बच्चे देखेंगे जैसे सिर्फ फिजिक्स रटन तू चाहिए है, उनने कहा आई एवरेज की वैल्यू आ गई, खुश हो गए, चलो जाओ, अब अपन को कोई टेंशन नहीं है। अगर जैसे फिजिक्स में रियल में इंटरेस्ट हो, अगर थोड़ी भी अच्छी लगती है तो देखना वो उसके लिए आगे का बहुत सही काम आने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि ये जो मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं एडिटिंग करने की, जब मैं एडिटिंग कर रहा था तब उसकी बात कर रहा हूँ, और मैंने इसमें एक समस्या देखी है कि लेंथ ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से एडिटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है। एडिटिंग करने से प्रॉब्लम आ रही है कि सिस्टम हैंग मार जा रहा है, मतलब एडिटिंग नहीं हो पा रही कंप्लीट। करता हूँ आधी रुक जाती है, फिर बंद हो जाती है, रुक जाती है, इस वजह से जो एवरेज, देखो ऐसी बात नहीं कि लेक्चर कंप्लीटेड है, सब कुछ है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि सब, ये देखो बिल्कुल पूरा प्रिपेयर्ड है, बिल्कुल रियल मीनिंग समझाई गई है, न्यूमेरिकल भी कराए हैं, सब कुछ कराया है, लेकिन क्या कर पा रहे हैं कि हाँ उसमें हो नहीं पा रहा है। तो जो इसका लेक्चर होगा ना, वो उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहाँ जाके देखें, बिल्कुल रियल मतलब समझाया गया, बहुत मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट के साथ। अगर तुम्हें कोई बात का बुरा लगा हुआ तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। अब देखो मैं भी क्या करूँ कि एडिटिंग में प्रॉब्लम आ रही, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं थी अपलोड करने में।